हेलो स्टूडेंट, वेलकम एवरीवन। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू कर रहे होंगे। जब हमने पिछले लेक्चर्स की थोड़ा सा रिकैप ले लेते हैं। हमने जब पिछला लेक्चर्स किया था तो उसमें हमने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पढ़ा था और उसमें हमने कुछ सब टॉपिक्स किए थे कि कैसे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट टाउन्स में देखा गया, हाउ द टाउन पीपल ऑर्गेनाइज द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। फिर उसके बाद हमने ट्राइबल्स में देखा था, प्लांटेशन वर्कर्स में देखा था और विलेजर्स में, जैसे कि अवध के एरिया या अवध के रीजन में कैसे जो है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट अनफोल्ड किया था या वहां पर कैसे लोगों ने नॉन कोऑपरेशन को समझा था। इस चीज को हमने पिछले लेक्चर्स में खत्म कर लिया है। आज हम पढ़ेंगे टूवर्ड्स सिविल डिसोबीडियंस, सविनय अवज्ञा आंदोलन जिसको हिंदी में कहते हैं और अंग्रेजी में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कहते हैं। जैसा देखो हो इस चैप्टर में, इस टॉपिक में हम लोग क्या पढ़ेंगे बेसिकली। देखो, हमने पिछले लेक्चर्स में देखा कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, उसमें क्या था कि हम लोग ब्रिटिश के साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे। हम लोग क्या करेंगे भाई, जो ब्रिटिश गुड्स हैं उसको नहीं खरीदेंगे या ब्रिटिश मेड्स क्लॉथ्स हैं उसको नहीं पहनेंगे, हम लोग ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन में नहीं करेंगे। लेकिन अब यहाँ क्या है, सिविल डिसोबीडियंस में क्या होता है कि ब्रेक द ब्रिटिश लॉज, मतलब जो कानून, जो नियम ब्रिटिश द्वारा बनाए गए हैं हम लोग उसको भी नहीं मानेंगे। हम लोग को पूरा पूरा जो है ब्रिटिश रूल को नहीं मानना है, ब्रेक करना, यही होता है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ब्रेकिंग द ब्रिटिश लॉज, ब्रेकिंग द कॉलोनियल लॉज। उसमें होता क्या है कि पहला ये जो मूवमेंट होता है इसमें गांधी जी डांडी मार्च करते हैं और सॉल्ट लॉ को ब्रेक करते हैं। ऐसे ये मूवमेंट स्टार्ट होता है और ये मार्क करती है, जो डांडी मार्च होती है गांधी जी की, ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को मार्क करती है, उसकी स्टार्टिंग को मार्क करती है। तो आइए देखते हैं लाइन वाइज लाइन कि क्या होता है। हमने एक जो है इसका ओवरव्यू दे दिया कि देखो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्या था। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले एग्जाम में कि हाउ वाज द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, तो आप क्या लिखेंगे? इन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट द पीपल वर आस्क्ड टू नॉट कोऑपरेट विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट। वहां पर क्या किए भाई, हम इनके साथ असहयोग करेंगे, उनके साथ मतलब कोऑपरेशन नहीं करेंगे, उनके बने हुए क्लॉथ नहीं पहनेंगे, उनके बनाए हुए गुड्स नहीं इस्तेमाल करेंगे, उनके इंस्टीट्यूशन में पढ़ेंगे नहीं, पढ़ाएंगे नहीं। और इसमें क्या हुआ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, आप लिखेंगे इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पीपल वर आस्क्ड टू ब्रेक द ब्रिटिश लॉज। तो आइए देखते हैं। इन फरवरी 1922 महात्मा गांधी डिसाइडेड टू विथड्रॉ the non-cooperation movement. He felt the movement was turning violent in many places and satyagrahis needed to be properly trained before they would be ready for mass struggle. कह रहा है कि आपको जैसे पता है कि 1922 में चौरी चौरा का इंसिडेंट हो गया था। उसके बाद महात्मा गांधी जी जो थे उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को कॉल ऑफ कर लिया था कि भाई अब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यहीं पर हम खत्म करते हैं। उनका यह मानना था कि मूवमेंट जो है बहुत प्लेसेस पे वायलेंट रूप ले रहा है, हिंसा का रूप ले रहा है, इसलिए जो सत्याग्रही हैं, जो सत्याग्रह करने वाले लोग हैं, उनको एक प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए ताकि वो लोग मास स्ट्रगल कर पाए। विद इन द कांग्रेस सम लीडर्स वर by now tired of mass struggle and wanted to participate in election to the provincial council that had been set up by the government of India Act of 1919। और जो कांग्रेस में कुछ लीडर्स जो रहते हैं वह क्या करते हैं कि भाई वह प्रोविंशियल, ये मास स्ट्रगल जितना होता था ना, इसके चक्कर में वो बहुत क्या थक चुके थे। अब वो क्या थे कि भाई चलो मान लिए थे कि चलो भाई ये लोग जो बना रहे हैं उन्हीं को सपोर्ट करते हैं। तो कुछ लीडर्स जो थे कांग्रेस के, वो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 लाया गया था ब्रिटिशर्स द्वारा, उसमें प्रोविंशियल इलेक्शन होने वाले थे, उसमें पार्ट लेते हैं। उसमें से कौन लोग रहते हैं? उसमें CR दास रहते हैं, मोतीलाल नेहरू रहते हैं। ये लोग स्वराज पार्टी बना के कांग्रेस से अलग होके काउंसिल पॉलिटिक्स करते हैं, मतलब उस काउंसिल इलेक्शन में, प्रोविंशियल काउंसिल इलेक्शन में पार्ट लेते हैं। लेकिन वहीं पर कुछ लीडर जैसे जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस प्रेस्ड फॉर मोर रेडिकल मास एजिटेशन एंड फॉर फुल इंडिपेंडेंस। लेकिन इन लोग का क्या मानना था, जवाहरलाल नेहरू हुए या सुभाष चंद्र बोस हुए, इनका यह मानना था कि भाई नहीं,
हम लोग और लड़ेंगे और हमको पूरी तरीके से हमारा जो भारत है वो आजाद चाहिए, हमको फुल इंडिपेंडेंस चाहिए। इन सच अ सिचुएशन of internal debate and dissension of two factors again shaped Indian politics toward the late 1920s। कह रहा है ऐसी सिचुएशन जब डेवलप हुई कि आपस में ही मतभेद होने लगा, तो एक नई पॉलिटिकल सिचुएशन जन्म ली 1920 के दशक में। द फर्स्ट वाज द इफेक्ट ऑफ द वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन। और उसी समय क्या हुआ कि पूरे विश्व भर में आर्थिक मंदी छा गई। एग्रीकल्चर प्राइसेस जो थे वह कोलैप्स होने लगे 1926 and collapsed after 1930 as demand for agriculture goods fell and export declined. Peasants found it difficult to sell their harvest and pay their revenue. By the 1930 countryside was in turmoil। अब क्या हुआ कि भाई देखो जैसा बैड हार्वेस्ट हो जाता है, अच्छी फसल नहीं हो जाती है, तो जो ब्रिटिश लोग कर लगाए थे फार्मर्स पे, पीजेंट्स पे, तो वह अपने जो टैक्स होते थे, उनको रेवेन्यू होता था, उनको जो देना रहता है, तो फार्मर्स नहीं पे कर पाते हैं और पूरी कंट्री में एक बदहाली का जो है वातावरण छा जाता है, एक भुखमरी का वातावरण छा जाता है। तो बहुत ही टर्माइल कंडीशन हो जाती है, मतलब बहुत ही खराब कंडीशन हो जाती है। अगेंस्ट दिस बैकग्राउंड द न्यू टोरी गवर्नमेंट इन ब्रिटेन कंस्टिट्यूटेड अ स्टैट्यूटरी कमीशन अंडर सर जॉन साइमन। और होता क्या है कि इस ये सब चीजें होती रहती हैं, इसी में क्या होता है कि ये टोरी प्रेसिडेंट हुआ, अरे प्राइम मिनिस्टर हुए थे ब्रिटेन में, उन्होंने कंस्टिट्यूट किया एक संवैधानिक कमीशन, स्टैट्यूटरी कमीशन सर जॉन साइमन के अंडर, जिसको हम लोग साइमन कमीशन के नाम से जानेंगे। In response to the nationalist movement, the commission was to look into the functioning of the constitutional system in India and suggest changes। कह रहा है कि यह कॉन्स्टिट्यूशन यह जो था कमीशन, जो साइमन कमीशन था, वो इसलिए कॉन्स्टिट्यूट किया गया कि भाई आप जाइए भारत में, उसका भ्रमण वहां पर जानिए, जो कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है कैसे चल रहे हैं, अगर कुछ उसमें चेंजेस करने हैं तो सजेस्ट कीजिए उसको। इसके लिए कॉन्स्टिट्यूट किया गया। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या थी कि इसमें कोई भी इंडियन मेंबर था ही नहीं, देवर ऑल ब्रिटिश। साइमन कमीशन में कोई भी इंडिया से रिप्रेजेंटेटिव था ही नहीं, इंडियन मेंबर था ही नहीं। उसमें जितने भी मेंबर्स थे साइमन कमीशन में, वो क्या थे, वो ब्रिटिश के लोग थे या ब्रिटिश अंग्रेज लोग थे। व्हेन द साइमन कमीशन इन arrived in India 1928, it was greeted with the slogan "Go back Simon"। और जब साइमन कमीशन के जितने भी लोग रहते हैं वह आते हैं भारत में, तो उनको जो है, जो भारतीय लोग होते हैं, वह एक नारे से ट्रीट करते हैं, एक स्लोगन से ट्रीट करते हैं, जिसको उस समय लोगों ने नारा दिया था, गो बैक साइमन, साइमन गो बैक। All parties, including the Congress and the Muslim League, participated in demonstration in an effort to win them over. The Viceroy, Lord Irwin, announced in October 1929 a vague offer of dominion status for India is an unspecified future and a round table conference to discuss a future constitution। कह रहा है कि आप एक एफर्ट लगाते हैं, उस समय वाइसराय रहते हैं हमारे इंडिया में। आप जानते हैं कि जो हमारे इंडिया को रूल करते थे वो मतलब अलग अलग समय पे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने अलग अलग नाम दिया था। इस समय गवर्नर जनरल हुआ करते थे, फिर गवर्नर हुआ, फिर वाइसराय हुआ। तो ये सब सिस्टम उनके जो है नेमिंग के थे अपने। तो जो उस समय वाइसराय हुआ करते थे लॉर्ड इरविन, उन्होंने अक्टूबर 1929 में ये बात कही कि देखिए जो डोमिनियन स्टेटस की आप लोग मांग कर रहे हैं, इसको आइए हम लोग डिस्कस करते हैं। और उन्होंने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इसके लिए ऑर्गेनाइज की कि आइए वहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे। दिस डिड नॉट सेटिस्फाई द कांग्रेस लीडर, द रेडिकल विद इन द कांग्रेस लेड बाई। और यह जो मांग, मतलब उन्होंने जो डिस्कस किया था लॉर्ड इरविन ने, इस जो कांग्रेस के लीडर्स थे उनके द्वारा सपोर्ट नहीं किया गया, जिसमें से रेडिकल लीडर्स जो थे, जैसे जवाहरलाल नेहरू हुआ और सुभाष चंद्र बोस हुए, वो इस बात से जो है असहमति रखे थे। और भाई इस बात से पूरी तरीके से वो लोग ना इनकार कर गए, नहीं भाई देखिए हम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्ट नहीं लेंगे। The liberals and moderates who were proposing a constitutional system within the framework of British dominion gradually lost their influence. In December 1929, under the presidency of Jawaharlal Nehru, the Lahore Congress formalized the demand of Purna Swaraj और फुल इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया। और होता क्या है कि जो ऐसे कांग्रेस के लीडर्स
जो ये प्रपोज कर रहे थे कि भाई हम लोग एक कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क लाते हैं, लेकिन किसके अंडर में हम लोग रहेंगे, हम लोग ब्रिटिश अंडर के रहेंगे, ब्रिटिश गवर्नमेंट डोमिनियन के अंडर रहेंगे। तो ऐसे लोग जो हो अपना प्रभाव जो था लोगों में, लोगों के बीच में जो उनकी पॉपुलैरिटी थी वो धीरे धीरे खो देते हैं। और दिसंबर 1929 में एक सेशन होता है जो कांग्रेस का, जो कहाँ पर होता है, लाहौर में, और वहां पर जवाहरलाल नेहरू जो होते हैं इसको लीड करते हैं, उन प्रेसिडेंसी उन्हीं के अंदर, जवाहरलाल नेहरू के अंदर ये कांग्रेस सेशन होता है 1929 में लाहौर में। वहां पर पूर्ण स्वराज, जिसको फुल इंडिपेंडेंस कहा जाए, भारत के लिए मांग की गई कि भाई हमको पूरा भारत आजाद चाहिए, हम लोग यहाँ के लोग हैं और यहाँ के लोग ही गवर्नमेंट बनाएंगे और यहाँ के लोगों के लिए काम करेंगे, हमको फुल इंडिपेंडेंस चाहिए। देखिए अब यहाँ से एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, जैसे मैप वर्क में जो कांग्रेस के सेशंस हैं वो बार बार पूछे गए हैं। तो अगर आपसे पूछे कि दिसंबर 1929 का कांग्रेस सेशन कहाँ हुआ था, तो लाहौर में हुआ था। लेकिन कम ही ये पूछा जाएगा, क्योंकि बेसिकली कांग्रेस सेशन वही पूछे गए हैं जो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हो, तो इंडियन मैप में हो, जैसे सूरत का हुआ, तो ये सब चीजें। इट वॉज डिक्लेयर्ड दैट 26 जनवरी 1930 would be celebrated as Independence Day when people were to take a place to struggle for complete independence, but the celebration attracted very little attention. और यह अनाउंस कर दिया गया या डिक्लेयर कर दिया गया कि 26 जनवरी 1930 के रूप में हम लोग क्या अपना इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे। इसी दिन हम लोग या मतलब इस प्लेज के साथ मंगाएंगे, हम लोग का जो स्ट्रगल था वह पूरा हुआ और हम लोग एक कंप्लीट इंडिपेंडेंस के रूप में अपने आप को मानेंगे भारत में ही। लेकिन उस समय भी क्या डोमिनियन किसका था, स्टेटस जो था, ज्यादा प्रभाव जो था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट का ही था। बट द सेलिब्रेशन, बहुत जो लोग थे वो इंटरेस्टेड नहीं थे इसमें, क्योंकि वो जानते थे कि हम लोग जैसे जो लोग थे उनको तो यही पता था कि भाई हर जगह तो ब्रिटिश का कंट्रोल है, यहाँ पर जो पुलिस हैं या जो भी हैं सब ब्रिटिश ऑफिशियल्स हैं, हर जगह भारत में जो है अंग्रेजी लोग हैं, तो कैसे हम लोग माने कि अपने आप को स्वतंत्र कैसे माने। तो इसीलिए यह जो ये ज़्यादा टेंशन खींच नहीं पाया था। सो महात्मा गांधी हैड फाइंड a way to relate this abstract idea of freedom to more concrete issues of everyday life। इसीलिए महात्मा गांधी जो थे वो कुछ ऐसे आइडिया के साथ आए कि भाई एक ऐसे आइडिया के साथ आया जाए जिससे जो है कि सब लोग रिलेट कर पाए और वो कॉमन लाइफ के उनसे रिलेटेड हो। तो वही हमने बताया ना, द साल्ट मार्च एंड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के साथ आते हैं। महात्मा गांधी फाउंड इन अ साल्ट पावरफुल सिंबल दैट कुड यूनाइट द नेशन। और महात्मा गांधी ने भाई नमक पर भी जो ब्रिटिश लोग थे वो कर लगाते थे कि आप जो मतलब जो आदमी नमक इस्तेमाल करता है उस पे भी ब्रिटिश लोग कर लगाते थे। तो गांधी जी ने इस बात को समझा कि जो नमक है, साल्ट है, वह एक माध्यम पावरफुल, वो भी बहुत पावरफुल सिंबल हो सकता है लोगों को यूनाइट करने का, क्योंकि एक आम आदमी जो है नमक के लिए भी पैसा दे रहा है, तो ये चीज थी, उस पे भी टैक्स दे रहा है। ऑन जनवरी देखिए नमक तो भाई बेसिकली इस बात है आप खरीद रहे हैं, लेकिन वही नमक टैक्स, ये चीज गलत थी। ऑन जनवरी 31 1930 he sent a letter to Viceroy Irwin stating 11 demands। और 1930 31 जनवरी को महात्मा गांधी ने इरविन, जो वाइसराय इरविन थे, उनको 11 डिमांड्स, उन्होंने 11 डिमांड की कि भाई हम ऐसा पत्र लिखा उन्होंने जिसमें उन्होंने 11 डिमांड्स की थी। सम ऑफ दीज वर जनरल इंटरेस्ट, उसमें से कुछ जो है जनरल इंटरेस्ट की थी। अदर वर स्पेसिफाइड डिमांड ऑफ डिफरेंट क्लासेस फ्रॉम इंडस्ट्रियलिस्ट टू पीजेंट्स। और जो अदर डिमांड थी वो स्पेसिफाइड थी फ्रॉम इंडस्ट्रियलिस्ट टू पीजेंट्स, किसान से लेके उद्योगपति तक की जो डिमांड्स थी वो सब स्पेसिफाइड डिमांड भी उसमें थी उन 11 डिमांडों में। The idea was to make the demand wide ranging so that all classes within Indian society could identify with them and everyone could be brought together in a united campaign। आइडिया सिंपल थी, देखो भाई, कि सब लोग जो है इस डिमांड को, ये जो डिमांड हमने रखी है, इससे कनेक्ट कर पाए
ताकि भाई देखो उसमें सबको इंक्लूड किया था गांधी जी ने, इंडस्ट्रियलिस्ट को इंक्लूड किया था, पीजेंट्स को भी इंक्लूड किया था कि भाई देखो सबकी डिमांड्स रखी जा रही हैं ताकि लोग क्या है रिलेट कर पाए और एक यूनाइटेड कैंपेन हो पाए, एक समूह बन पाए, एक मास एजिटेशन हो पाए। इसके लिए जो है गांधी जी हर वर्ग को साथ में लेके चल रहे थे और उनकी डिमांड को द मोस्ट स्टायरिंग ऑफ ऑल द डिमांड टू एबॉलिश द साल्ट टैक्स, और उसमें सबसे ज्यादा जो हाई प्रियोरिटी की डिमांड थी कि भाई आप साल्ट पे जो टैक्स लगाते हैं उसको एबॉलिश कर दीजिए। साल्ट वाज समथिंग कंज्यूम्ड बाय द रिच एंड द पुअर अलाइक एंड इट वाज वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल आइटम्स ऑफ फूड। कह रहा है साल्ट जो है वह सबके द्वारा लिया जाता है, चाहे वो अमीर आदमी हो चाहे गरीब आदमी हो, नमक जो है सब लोग अपने खाने में डालते हैं। तो ये कॉमन इस्तेमाल की चीज है जो आदमी अपने घर में डेली खाने में इस्तेमाल करता है, चाहे अमीर हो चाहे गरीब। द टैक्स ऑन साल्ट एंड द गवर्नमेंट मोनोपोली ओवर इट्स प्रोडक्शन, महात्मा गांधी डिक्लेयर्ड रिवील द मोस्ट ऑपरेसिव फेज ऑफ ब्रिटिश रूल। गांधी जी का ऐसा मानना था कि जो मोनोपोली ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सॉल्ट पर बनाई है और जो उस पे लोग टैक्स लगाते हैं, ये सबसे ज्यादा ऑपरेसिव रूल है या ऑपरेसिव फेस है ब्रिटिश गवर्नमेंट का कि भाई वो नमक पर भी कर लगाते हैं। ये चीज गांधी जी का मानना था। महात्मा गांधी लेटर वॉज इन अ बे एंड अल्टीमेटम, फिर उसके बाद महात्मा गांधी एक लेटर लिखते हैं और मतलब वो जो लेटर लिखते हैं वो एक तरह का अल्टीमेटम भी रहता है ब्रिटिश गवर्नमेंट को। अगर डिमांड जो है 11 मार्च तक उनकी डिमांड जो नहीं मानी गई तो उसमें लेटर में लिखा था द कांग्रेस वुड लॉन्च सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन। गांधी जी ने वो जो लेटर लिखा था लॉर्ड इरविन को, उसमें 11 डिमांड जो मानी थी उसको उन्होंने आगे यह भी लिखा था कि आप 11 मार्च तक हमारी ये जो सभी मांगे हैं उसको पूरी कीजिए, नहीं तो जो कांग्रेस है वह सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन आपके खिलाफ करेगी, ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ करेगी, सविनय अवज्ञा आंदोलन आपके खिलाफ करेगी। इरविन वॉज अनविलिंग टू निगोशिएट, और जो इरविन लॉर्ड इरविन था या वाइसराय जो इरविन था वह ये बात मानने को तैयार नहीं था। इसीलिए महात्मा गांधी ने साल्ट मार्च की जिसमें जो है 78 लोग जो है गांधी जी का साथ दिए और ये मार्च पूरी जो थी 240 माइल्स की थी। कितनी? 240 मील गांधी जी पैदल चले थे। गांधी आश्रम इन साबरमती टू द गुजरात कोस्टल टाउन ऑफ डांडी, गांधी आश्रम जो साबरमती का था वहां से डांडी एक जगह है गुजरात में, कोस्टल टाउन है, वहां तक गांधी जी 240 मील चल के 78 लोगों के साथ पैदल गए थे और 24 दिन लगातार 10 माइल, ये वो एक दिन में 10 माइल चलते थे, 10 मील चलते थे और 24 दिन लगा था पूरी यात्रा को खत्म करने के लिए। Thousands came to hear Mahatma Gandhi where he stopped and told them what he meant by Swaraj and urged them to peacefully defeat the British। और जब लोग सुनते थे कि गांधी जी इस रास्ते से जाने वाले हैं, जब वो डांडी मार्च कर रहे थे तो बहुत बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा होते थे गांधी जी को सुनने के लिए और गांधी जी बताते थे कि देखिए हमारे लिए जो स्वराज है वो यह मायने रखता है और आप लोग पीसफुल शांतिपूर्ण तरीके से जो है स्वराज की मांग कीजिए। ऑन 6 अप्रैल, और 6 अप्रैल को गांधी जी डांडी पहुंच जाते हैं सेरेमोनियली, और मतलब एक सेरेमोनियल तरीके से जो है वो सॉल्ट लॉ को वायलेट करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग सॉल्ट बाय बॉइलिंग सी वाटर, और वह जो है सी वाटर को बॉईल करके सॉल्ट मैन्युफैक्चर करते हैं और सॉल्ट लॉ को वायलेट करते हैं। जो मोनोपाली रहती है सॉल्ट पर ब्रिटिशर्स की उसको वायलेट करते हैं। गांधी जी ने सॉल्ट डांडी मार्च कब स्टार्ट की थी? 11 मार्च को स्टार्ट की थी। कितना माइल था? 240 माइल। कितने लोगों के साथ की थी? 78 लोगों के साथ। कब डांडी पहुंचे थे? 6 अप्रैल को, और उसी दिन उन्होंने साल्ट लॉ को भी वायलेट किया था, समुद्र के पानी को उबाल के नमक बनाकर। दिस मार्क द बिगिनिंग ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। और गांधी जी की हमने पहले ही मतलब जब लेक्चर स्टार्ट किया था तभी बता दिया था कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है वो गांधी जी के डांडी मार्च द्वारा होती है, जो सॉल्ट मार्च उन्होंने करती है। हाउ वाज दिस मूवमेंट डिफरेंट फ्रॉम द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट? देखो एक क्वेश्चन पहले से फ्रेम कर दिया, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था वो क्वेश्चन एनसीईआरटी ने खुद फ्रेम कर दिया कि कैसे जो है यह जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से डिफरेंट है। अब क्या हुआ कि पीपल वर नॉट ओनली, देखो आंसर भी दिया, पीपल वर नाउ आज नॉट ओनली टू रिफ्यूज कोऑपरेशन,
इस बारी लोगों को सिर्फ इसीलिए नहीं कहा गया कि भाई आप लोग कॉपरेट मत कीजिए, लेकिन उनको क्या कहा विद द ब्रिटिश एज दे हैड डन इन 1921, बट आल्सो टू ब्रेक कॉलोनियल लॉज। इस बारी क्या था कि भाई आप लोग जो ब्रिटिश द्वारा नियम कानून बनाए गए उसको भी तोड़िए। थाउजेंड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री ब्रोक द सॉल्ट लॉ, मैन्युफैक्चर सॉल्ट एंड डिमॉन्स्ट्रेटेड इन फ्रंट ऑफ द गवर्नमेंट सॉल्ट फैक्ट्रीज। और इसी को देख के जो गांधी जी ने दांडी मार्च की थी, जो सॉल्ट मार्च की थी, इसी को देखकर कंट्री में हजारों की संख्या में लोगों ने सॉल्ट लॉ को तोड़ा, उन्होंने सॉल्ट बनाया और डिमॉन्स्ट्रेट किया, प्रदर्शन किया किसके सामने, जो गवर्नमेंट ब्रिटिश गवर्नमेंट की सॉल्ट फैक्ट्रीज थी इंडिया में उस समय, उसके सामने। एज द मूवमेंट स्प्रेड फॉरेन क्लॉथ वाज बॉयकॉटेड एंड लिकर सॉस वर पिकेटेड। और देखो फिर वही जो है उग्र रूप लेना स्टार्ट कर दिया। ऐसे जैसे मूवमेंट बढ़ता गया, फॉरेन क्लॉथ वाज बॉयकॉटेड, लिकर सॉस वर पिकेटेड, पीजेंट्स रिफ्यूज टू पे रेवेन्यू एंड चौकीदारी टैक्सेस। और जो किसान लोग थे वह लोग भी रिफ्यूज करना स्टार्ट कर दिए। भाई हम देखो जो रेवेन्यू सिस्टम है, आप लोग जो हमारे हार्वेस्ट पे कर लगाते हैं, टैक्स लगाते हैं, वो हम नहीं दे पाएंगे, चाहे चौकीदारी टैक्सेस ही हो। जितने भी थे और जो विलेज ऑफिशियल थे उन्होंने क्या है अपने नौकरी से रिजाइन देना स्टार्ट कर दिया, त्याग करना उसका स्टार्ट कर दिया। एंड इन मैनी प्लेसेस फॉरेस्ट पीपल वायलेटेड फॉरेस्ट लॉज गोइंग इनटू रिजर्व फॉरेस्ट टू कलेक्ट वुड एंगेज। और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, अगर आपसे पूछे हाउ द पीपल ट्राइबल पीपल डू द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, तो आप इस तरीके से लिखेंगे द ट्राइबल पीपल इनटू द रिजर्व फॉरेस्ट एंड वायलेटेड द ब्रिटिश फॉरेस्ट लॉज। भाई ब्रिटिश ने क्या नियम लाया था, उन्होंने फॉरेस्ट रिजर्व बना दी थी कि जो ट्राइबल्स हैं आप देखिए भाई इस फॉरेस्ट में नहीं जा सकते हैं विदाउट हमारे परमिशन के, हमारे परमिशन के, जो ब्रिटिश ऑफिशियल थे उनके परमिशन के आप जो है फॉरेस्ट में नहीं जा सकते। और सच्चाई यह थी कि वो परमिशन देते भी नहीं थे। तो उसको जो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जब हुआ तो जो लोग थे फॉरेस्ट के लोग थे, जंगलों में रहने वाले लोग थे जिनको ट्राइबल्स कहा जाता है, वह जबरदस्ती फॉरेस्ट में घुसे, जो रिजर्व एरियाज बनाई गई थी उसमें अपने वुड लकड़ियां इकट्ठा की और अपने जो कैटल्स होते थे, गाय होती थी उस समय, सिप्स होती थी, जो भी होती थी उसको भाई यहाँ पर छोड़ दिया कि भाई आप लोग जो है, गाय क्या करती है, खाती है ना, घास खाती है, तो भाई आप लोग यहाँ पर ग्रेज कीजिए, ग्रेजिंग कीजिए। वरीड बाय द डेवलपमेंट द कॉलोनियल गवर्नमेंट बिगेन असर्टिंग द कांग्रेस लीडर वन बाय वन। और भाई जब ये बात जो है कॉलोनियल ऑफिशियल देखने लगे कि पूरे कंट्री में लोग जो है सॉल्ट लॉ ब्रेक कर रहे हैं और जो हमने नियम कानून बनाया है वो ब्रेक कर रहे हैं, तो जो जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे वो स्टार्ट कर दिए अरेस्ट करना, किसको, जो कांग्रेस लीडर्स थे उनको। दिस लेड टू द वायलेंट क्लैशेस इन मैनी प्लेसेस। और इससे क्या हुआ कि बहुत जगहों पे जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था वह अहिंसा में परिवर्तित होने लगा, वायलेंट झड़प होने लगी ब्रिटिश सोल्जर्स में और जो है इंडियन पीपल्स में। व्हेन अब्दुल गफ्फार खान, a devout disciple of Mahatma Gandhi, was arrested in April 1930, angry crowds demonstrated in the street of Peshawar facing armored cars and police firing। और होता क्या है कि 1930 में जब अब्दुल गफ्फार खान जो कि एक डिसिपल थे, एक स्टूडेंट टाइप के थे, एक शिष्य थे गांधी जी के, मानते थे लोग, उनको अरेस्ट कर लिया गया। तो बहुत सारे संख्या में इकट्ठा होके पेशावर में, जो कि अब मॉडर्न डे पाकिस्तान में है, वहां पर लोग इकट्ठा होके जो है डिमॉन्स्ट्रेशन, प्रदर्शन करना स्टार्ट कर दिए ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ, जिनपे की ब्रिटिश ने क्या की, फायरिंग भी करवाई और जो आर्मर्ड कार्स थी उनके द्वारा जो है उनपे गोले भी चलवाए थे। A month later when महात्मा गांधी himself was arrested, और एक महीने बाद महात्मा गांधी को खुद अरेस्ट कर लेते हैं ब्रिटिश पुलिस जो रहती है, वो गांधी जी को खुद अरेस्ट कर देती है। तो फिर इंडस्ट्रियल वर्कर्स जो रहते हैं महाराष्ट्र के सोलापुर में, वह पुलिस पोस्ट को अटैक कर देते हैं, म्युनिसिपल बिल्डिंग्स को अटैक करते हैं और लॉ कोर्ट्स को, रेलवे स्टेशन को, ऑल स्ट्रक्चर दैट सिंबलाइज ब्रिटिश रूल्स वर गॉट अटैक्ड। और जब गांधी जी को फाइनली एक महीने बाद अब्दुल गफ्फार खान अप्रैल 30 में 1930 में अरेस्ट होते हैं, उसके एक महीने बाद गांधी जी को भी अरेस्ट कर लेते हैं ब्रिटिशर्स। तो होता क्या है कि जो सोलापुर में जो वर्कर्स रहते हैं वो पुलिस पोस्ट को अटैक कर देते हैं, जो म्युनिसिपल बिल्डिंग्स होती हैं, जो कोर्ट कचहरी होती है वहां पर भी अटैक कर देते हैं, रेलवे स्टेशन पे अटैक कर देते हैं, जितने भी इंस्टीट्यूशन
इस बात को सिंबलाइज करते हैं कि ये ब्रिटिश द्वारा बनाए गए, उस पे जो है भारत के लोग अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। फ्राइटेंड गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड विथ अ ब्रूटल रिप्रेशन, और इन सब चीजों से ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है डर गई, फ्राइटेंड हो गई, और उन्होंने क्या अपनाया, ब्रूटल रिप्रेशन का तरीका अपनाया। और उसमें होता क्या है, पीसफुल सत्याग्रहीज वर अटैक्ड, वुमेन एंड चिल्ड्रन वर बीटेन एंड अबाउट 1 लाख पीपल वर अरेस्टेड। और इसमें क्या हुआ कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उस समय की भारत में, वह लोगों पर अत्याचार करना स्टार्ट कर दी। जो वहाँ औरतें हुआ करती थी उनको भी मारा गया, जो बच्चे थे उनको भी मारा गया, और इसमें 1 लाख से ज्यादा लोग को अरेस्ट भी किया गया था जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हो रहा था। इन सच अ सिचुएशन महात्मा गांधी वंस अगेन डिसाइडेड टू कॉल अप द मूवमेंट। जब ऐसी सिचुएशन हो गई, फिर महात्मा गांधी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को कॉल कर लिया 5 मार्च 1931 में, और इरविन के साथ पैक्ट किया, जिसको हम लोग गांधी इरविन पैक्ट के नाम से भी जानते हैं। By this Gandhi-Irwin Pact, Gandhiji consented to participate in Round Table Conference. The Congress had boycotted the first। और फिर जिस जिस कांग्रेस ने जो है जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इरविन द्वारा बुलाई गई थी उसको जो है बाइकॉट किया था, उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था। उसी कांग्रेस सेशन में 1930 को जो है गांधी जी पार्ट लेते हैं, जो कि कहाँ होता है, लंदन में। एंड गवर्नमेंट एग्री टू रिलीज द पॉलिटिकल प्रिजनर्स। और इसमें क्या हो जाती है, गांधी इरविन पैक्ट में ये होता है कि भाई देखिए हम लोग अब ये सब चीजें नहीं करेंगे, जो आपके लॉज हैं उसको ब्रेक नहीं करेंगे। आप क्या कीजिए कि जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स, जितने लोगों को आपने अरेस्ट किया है उनको रिलीज कीजिए। इन दिसंबर 1931 गांधी जी वेंट टू लंदन for the conference, but the negotiation broke down and he returned disappointed. Back in India, he discovered that the government had begun a new cycle of repression. फिर गांधी जी जिस मुद्दे के साथ जाते हैं लंदन में 1931 में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, उससे वो डिसअपॉइंटेड होकर लौटते हैं, और भाई उनकी बातें नहीं मानी जाती है। और जब वो भारत लौटते हैं तो वो देखते हैं कि जो जब वहाँ यहाँ नहीं थे तो यहाँ पर वो देखते हैं कि जो गवर्नमेंट है, ब्रिटिश गवर्नमेंट है, वो एक अलग ही तरीके का रिप्रेशन स्टार्ट कर दी। गफ्फर खान, जवाहरलाल नेहरू वर बोथ इन जेल, द कांग्रेस हैड बीन डिक्लेयर्ड इलीगल एंड अ सीरीज ऑफ मेजर हैज बीन इम्पोज्ड टू प्रिवेंट मीटिंग्स, डिमॉन्स्ट्रेशन एंड बॉयकॉट्स। होता क्या है कि भाई अब आप जब गांधी जी लंदन से लौटते हैं तो पाते हैं कि भाई देखो यहाँ पर क्या है, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक अलग ही सिस्टम स्टार्ट कर दिया है। आते हैं देखते हैं तो गफ्फर खान भी जेल में है, जवाहरलाल नेहरू भी जेल में है, और कांग्रेस को इलीगल घोषित कर दिया गया है। जो है कि ये कानूनी रूप से ठीक नहीं है, इसको इलीगल मान लिया गया है। सीरीज ऑफ मेजर, ऐसे कुछ मेजर्स के साथ ब्रिटिश गवर्नमेंट आई ताकि भाई लोग यहाँ पर प्रदर्शन ना कर पाए और बॉयकॉट्स ना करें। विथ अ ग्रेट अप्रहेंशन महात्मा गांधी रीलॉन्च्ड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट फॉर ओवर अ ईयर। द मूवमेंट कंटिन्यूड बट इट बाय 1934 इट लॉस्ट इट्स मोमेंटम। और होता क्या है, जब गांधी जी ये सब चीजें देखते हैं तो दोबारा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च करते हैं, लेकिन 1934 तक चलता है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। उसके बाद ये अपने मोमेंटम को खो देता है, सिविल डिसोबीडियंस भी सक्सेसफुल नहीं होता है। हाउ पार्टिसिपेंट सॉ द मूवमेंट। अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे जो इसमें पार्टिसिपेट किए थे उन्होंने इस मूवमेंट को कैसे देखा था। सविनय अवज्ञा आंदोलन या सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को जो इसमें लोग पार्टिसिपेट किए थे उसको उन्होंने कैसे देखा था, इस टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमको सपोर्ट करें ताकि आपके लिए और बेहतर कंटेंट के साथ हम आ पाए और आपकी जो बोर्ड की प्रिपरेशन है उसको और इफेक्टिव जो है कर पाएं, ताकि आप लोग अच्छा स्कोर करें अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में सोशल साइंस में। थैंक यू एवरीवन।